तरंग प्रकाशिकी पढ़ा रहे हैं। और तरंग प्रकाशिकी हम पहले बता चुके कि तरंग प्रकाशिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें कि प्रकाश के तरंग गुणों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें भी हम पढ़ा रहे हैं सबसे पहले, जैसे तरंग का एक गुण है व्यतिकरण, तो व्यतिकरण के बारे में पढ़ा रहे हैं हम इसमें। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब समान आवृत्ति, व्यतिकरण में क्या चाहे, ऐसी दो या दो से अधिक ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या हो, समान हो। तो समान आवृत्ति और नियत प्रारंभिक कलांतर वाली तरंगे, नियत प्रारंभिक कलांतर। तो जब समान आवृत्ति और नियत प्रारंभिक कलांतर वाली दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ माध्यम में एक ही रेखा में चलती हैं, तो इनके अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न होती है, परिणामी तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो तीव्रता के पुनर्वितरण की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। इसमें क्या है कि ये जैसे दो तरंगे हैं, इन दोनों तरंगों की आवृत्ति समान है। देखिए यहाँ पर भी उतने ही समय में यहाँ पर दो अर्धलूप प्राप्त हुए, यहाँ पर उतने समय दो अर्धलूप प्राप्त हुए, तो इनकी आवृत्ति समान है, इन दोनों तरंगों की आवृत्ति समान है। माना इनके कलांतर भी, इनका प्रारंभिक कलांतर अगर अचर है इनका, तो ऐसी दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो, जिनका प्रारंभिक कलांतर अचर हो, ये दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में एक रेखा में चल रही हैं, तो इनके अध्यारोपण से यानी इनके मिलने से जो नई तरंग बनेगी, उस नई तरंग के कारण क्या होता है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो परिणामी तीव्रता के अधिकतम और न्यूनतम होने की जो घटना है ये कहलाती है व्यतिकरण। और इसमें क्या होता है, इसकी तीव्रता के पुनर्वितरण की घटना ही व्यतिकरण कहलाती है। इसमें क्या होता है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम आती है उन स्थानों पर जो है होने वाला जो व्यतिकरण है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम आती है उन स्थानों पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब तीव्रता कहाँ पर अधिकतम आती है, इसके लिए क्या था, जैसे दो तरंगें चल रही हैं माध्यम में, तो इसमें क्या है, जिस समय इस तरंग का हमें श्रृंग प्राप्त हो रहा है उसी समय इस दूसरी तरंग का भी हमें श्रृंगी प्राप्त हो रहा है। तो माना पहली तरंग का आयाम A1 है, दूसरी तरंग का आयाम A2 है। जब ये माध्यम में चलेंगी, इनके अध्यारोपण से जो नई तरंग पैदा होगी, तो उस नई तरंग का आयाम क्या हो जाएगा इन अलग अलग तरंगों के आयाम के सदिश योग के बराबर। तो परिणामी तरंग का आयाम हमने ये दिखा रखा है यहाँ पे। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या हुआ, पहली तरंग का आयाम धन दूसरी तरंग का आयाम A1 + A2। तो यहाँ पर आयाम क्या हो गया, अधिकतम हो गया, क्योंकि उसी क्षण पर दोनों तरंगों के क्या बने थे, श्रृंग बन रहे थे, यानी दोनों समान कला में थे। तो उस समय परिणामी आयाम अधिकतम हुआ। तो जब जहां पर आयाम अधिकतम होगा वहां पर क्या होगा, तीव्रता अधिकतम होती है। इसके विपरीत अगर ऐसा हो कि एक तरंग इस प्रकार की है कि ये माध्यम में जब चल रही है, तो पहली तरंग का हमें जिस क्षण श्रृंग प्राप्त हो रहा है, तो दूसरी तरंग ये है, माना ये और ये, तो ये दोनों एक साथ माध्यम में गमन कर रही है, एक ही रेखा में गमन कर रही है, पर उस जिस समय इसका श्रृंग प्राप्त हो रहा है उस समय इसका गर्त प्राप्त हो रहा है। तो इस समय माना पहली तरंग का आयाम A1 है, उसी समय पे दूसरी तरंग का आयाम A2 है। तो इनके अध्यारोपण से, इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो नई तरंग उत्पन्न होती है, उस परिणामी तरंग का हमने यहाँ पर वक्र दिखाया हुआ है। तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी, उस तरंग का जो आयाम होगा वो ये है, पहली तरंग का आयाम ऋण दूसरी तरंग का आयाम। ऋण इसलिए हुआ क्योंकि जिस क्षण पहली तरंग का श्रृंग प्राप्त हुआ उसी क्षण दूसरी तरंग का गर्त प्राप्त हुआ, अर्थात विपरीत कलम है। तो उस समय इनका जो आयाम होगा वो इस प्रकार आएगा A1 - A2। ठीक है, तो परिणामी तरंग का आयाम इन अलग अलग तरंगों के आयामों के सदिश योग के बराबर हुआ। तो यहाँ पर आयाम न्यूनतम हो गया। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर आयाम न्यूनतम होगा वहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता भी क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर अदीप्त फ्रिंज बनती है, और जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हमेशा दीप्त फ्रिंज बनती है। यहाँ पर क्या बनेगी, दीप्त चमकीली फ्रिंज बनेगी। और इसकी जो गणितीय विवेचना है, तो गणितीय विवेचना
अब हम इसके बाद देखेंगे कि व्यतिकरण। अब हम यहाँ पर व्यतिकरण की गणितीय विवेचना देखेंगे कि व्यतिकरण की घटना में जो है तीव्रता कहीं पे अधिकतम हो रही है तो कहीं पे न्यूनतम हो रही है। तो ऐसी जब तीव्रता अधिकतम हो रही होगी तो तीव्रता का सूत्र क्या होगा, जब तीव्रता न्यूनतम हो रही है, माना अधिकतम तीव्रता आ रही है हमारी किसी स्थान पर, जब तीव्रता अधिकतम हो रही है हम उसको आई मैक्सिमम से प्रकट कर रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा। इस अधिकतम तीव्रता जो है दोनों तरंगों के आयामों पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, या जहाँ पर तीव्रता मिनिमम हो रही है तो इसका सूत्र क्या होगा। इस मिनिमम जो तीव्रता आ रही है, न्यूनतम तीव्रता आ रही है, इसका जो है दोनों तरंगों के आयाम से क्या संबंध होगा, इसको हम जो है गणितीय विवेचना में प्रकट करेंगे। क्लोज। अब ये तो व्यतिकरण में हुआ, और जैसे इस पे एक एग्जाम्पल व्यतिकरण वाली घटना पे जो उदाहरण है, जैसे हम साबुन का झाग देखते हैं तो साबुन के झाग को अगर हम सूर्य प्रकाश में देखें तो उसमें विभिन्न रंग की पट्टियाँ मिलती हैं। तो वो साबुन के झाग में विभिन्न रंग की जो पट्टियाँ मिलती हैं उसका कारण जो है व्यतिकरण है। इसको हम आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। अब इसकी गणितीय विवेचना, यानी गणितीय विवेचना का मतलब है कि जब व्यतिकरण अधिकतम हो रहा है तो उसका सूत्र क्या है, जब व्यतिकरण न्यूनतम हो रहा है तो उसका सूत्र क्या आ रहा है। गणितीय विवेचना। तो गणितीय विवेचना में हमने व्यतिकरण की परिभाषा में क्या माना था कि व्यतिकरण करने वाली जो तरंगे होंगी उसमें क्या होगा, दो तरंगे जो समान आवृत्ति की थी। तो हमने यहाँ पर माना एक तरंग ये ली और दूसरी तरंग ये ली। इस पहली तरंग, ये दोनों तरंगे एक साथ माध्यम में गमन कर रही हैं। ये इनके विस्थापन और समय के बीच का वक्र है। पहली तरंग का आयाम हमने a1 मान दिया, दूसरी तरंग का आयाम a2 मान दिया। दोनों तरंग के आवृत्ति क्या है, समान है। तो समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में गतिमान है, और ये क्या है, कला संबद्ध तरंग, यानी इनका प्रारंभिक कलांतर नियत है। प्रारंभिक कलांतर, इन दोनों तरंगों का प्रारंभिक कलांतर नियत है, और ये क्या है, समान आवृत्ति की है। तो माना इन दोनों तरंगों की आवृत्ति हम f से प्रकट कर रहे हैं, तो f माना दोनों तरंगों का जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, तो इसका f का सूत्र हो जाएगा f बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये हम जानते पहले सूत्र कि ओमेगा कोणीय आवृत्ति, f जो है आवृत्ति है, तो आवृत्ति बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। माना यहाँ और इन दोनों तरंगों के आयाम क्या है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, आयाम थोड़ा अलग अलग होने चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो तभी जाकर अध्यारोपण से जो नई तरंग पैदा होगी उस नई तरंग का कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर माना जो ये पहली तरंग है, इस पहली तरंग का किसी क्षण विस्थापन क्या था, y था। तो हम जानते हैं ये जो तरंग है, इस तरंग का जो ग्राफ आ रहा है वो साइन कर्व के रूप में आ रहा है। तो इसके विस्थापन का जो वो समीकरण होता है वो होता है y इक्वल टू क्या होता है, इस साइन कर्व का y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये इसका विस्थापन समीकरण है, विस्थापन और समय के बीच का समीकरण। यहाँ पर t क्या है, समय है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, a क्या है, आयाम, और y क्या है, विस्थापन। परंतु यहाँ पर a की जगह पे क्या आ जाएगा, a1, और y की जगह पे y1। माना किसी समय t पर इस तरंग का विस्थापन क्या था, ये था y1, ये है y1। ठीक है, ये y1 है। और उसी समय पर माना इस तरंग का जो उसी क्षण इस दूसरी तरंग का जो विस्थापन है वो क्या है, y2 है। तो दूसरी क्षण दूसरी जो तरंग है इसका विस्थापन समीकरण हो जाएगा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t। ये दो तरंगें माध्यम में एक साथ चल रही हैं। तो माना पहली तरंग का विस्थापन समीकरण हो गया y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t। दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण है y2 बराबर a2 साइन
ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में कुछ प्लस या माइनस कर लो, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर यहाँ पर सेम है तो ये कलांतर जीरो लेगा उसमें, पर यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, पहली तरंग का विस्थापन समीकरण है, ये दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण है। ये टी समय पे पहली तरंग का विस्थापन है, ये टी समय पे दूसरी तरंग का विस्थापन है। ये टी समय पे पहली तरंग का आयाम है, ये दूसरी तरंग का आयाम है। ओमेगा क्या है? दोनों तरंगों की कोणीय आवृत्ति। तो जब आवृत्ति समान होगी तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग भी क्या होंगे? समान होंगे। अब जो है यहाँ पर ये देखिए ओमेगा टी, ये कहलाता है कला। तो पहली तरंग की जो कला है वो ओमेगा टी है, टी समय पर कला ओमेगा टी है। दूसरी तरंग की कला ये हो जाएगी ओमेगा टी प्लस फाइव। हम ये नहीं करें दोनों की कला समान हो, इनकी कला अलग अलग हो सकती है। कला का मतलब है कि ऐसी भौतिक राशि जो कि किसी क्षण कण की स्थिति को प्रकट करती है। तो किसी क्षण कण की स्थिति को प्रकट करने वाली भौतिक राशि ही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो यहाँ पर वो भौतिक राशि क्या है? ओमेगा टी है इसका सूत्र। तो ये कला हो गया, इस तरंग की कला हो गया। इनकी कला में निश्चित क्या है? डिफरेंस है। तो दोनों तरंगों की कला का जो ये अंतर होगा इसे कहते हैं हम क्या? कलांतर। तो कलांतर हम कैसे निकालेंगे? कलांतर आ जाएगा यहाँ पे इस तरंग की कला ऋण इस तरंग की कला, तो ये आएगा फाइव, दिस वन इज दिस फाइव। तो होना क्या चाहिए? ये कलांतर अगर इसमें फाइव आ गया तो हर क्षण ये कलांतर क्या रहना चाहिए? फाइव रहना चाहिए। यही जो है व्यतिकरण की शर्त भी है। ठीक है, तो माने दो तरंगे जिनके विस्थापन समीकरण ये हैं। अब ये दोनों तरंगे माध्यम में अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होती है मतलब इनके मिलने से नई तरंग पैदा होती है। तो उस नई तरंग का जो परिणामी तरंग होगी उसका विस्थापन क्या होगा? तो परिणामी तरंग का विस्थापन, तो परिणामी तरंग का विस्थापन आ जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये परिणामी तरंग का विस्थापन आ जाएगा। तो यहां पर परिणामी तरंग का विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसमें ये कहाँ से आया? ये आया अध्यारोपण के सिद्धांत से कि इनके मिलने से, इन दोनों तरंगों के मिलने से जो नई तरंग उत्पन्न होगी उसका विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये आ गया y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इनके मान रखे y इक्वल टू y1 का मान आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम खोलेंगे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा है गणितीय भौतिकी में। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ए के स्थान पे ओमेगा टी है, बी के स्थान पे फाई है। तो इसको हम इसका प्रसार करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। इसको खोलेंगे हम साइन, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे पहले a2। अब ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a, तो a के स्थान पे ओमेगा टी इंटू कॉस बी, कॉस बी के स्थान पे कॉस फाइव प्लस कॉस a, तो कॉस a के स्थान पे ओमेगा टी इंटू साइन बी, साइन बी के स्थान पे साइन फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब इसको a2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। अब आगे इसमें साइन ओमेगा टी वाली टर्म कॉमन ले लीजिए तो y इक्वल टू आ गया, यहाँ से क्या रहा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, बाहर से कॉमन आ गया साइन ओमेगा टी, फिर प्लस यहाँ से a2 कॉस फाइव, ये एक ब्रैकेट में रख दिया माना, और इंटू बाहर से कॉस
ओमेगा टी। अब हम यहाँ पर इसको लिख रहे समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पर ये मान रहे इसमें साइन ओमेगा टी के साथ जो ये आ रखा है यहाँ पर एक टर्म, इसको हम कुछ मान के चलते हैं। माना a1 प्लस a2 कॉस फाई, ये नियतांक है। a1 पहली तरंग का आयाम, ये कांस्टेंट होगा। a2 दूसरी तरंग का आयाम, ये भी कांस्टेंट होगा। कॉस फाई ये अपने में कांस्टेंट होगा, क्योंकि फाई कांस्टेंट तो कॉस फाई भी कांस्टेंट होगा। तो एक नया कांस्टेंट होगा, इसको हम नाम दे रहे हैं y। a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम ये मान के चल रहे हैं कॉस थीटा, ये हमने मान लिया। और यहाँ पर एक, क्योंकि आयामों का योग है तो ये भी आयाम के रूप में आएगा, आयाम प्लस आयाम, तो यहाँ पर आयाम भी जरूर आएगा। तो a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई इक्वल टू मान लिया हमने a कॉस थीटा। और दूसरा ये टर्म a2 यहाँ पर थोड़ा साइन ओमेगा टी, a2 कॉस फाई, a2 कॉस ओमेगा टी, ये सॉरी यहाँ पर ये साइन फाई था। साइन फाई रखा। अब देखिए दूसरे टर्म में a2 साइन फाई बराबर आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम मान लेंगे a साइन थीटा। यानी जो साइन वाला है इसको साइन के रूप में मानिए, जो कॉस वाला है इसको कॉस के रूप में मानिए। तो इसको a कॉस थीटा, इसको a साइन थीटा मान दिया। इसको समीकरण नंबर 4 लिखा, इसको समीकरण नंबर 5 लिखा। जहाँ पर कैपिटल A क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। कैपिटल A क्या है, परिणामी तरंग, जो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से बनी तरंग का आयाम। और जो थीटा है ये क्या है, ये है परिणामी तरंग का पहली तरंग के साथ कलांतर। ठीक है, तो हम इसको कलांतर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, कलांतर कि परिणामी तरंग और पहली तरंग के बीच का कलांतर है। पहली तरंग माने जिसके लिए आयाम a1 था। अब जो है ये मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में y इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई को हमने क्या माना, कैपिटल A कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इसको माना कैपिटल A, क्या माना कैपिटल A, ये a2 साइन फाई को क्या रखा, a साइन थीटा, कैपिटल A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये मान लिया। तो ये मान समीकरण नंबर 4, 5 से मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखे, तो हमारे पास आया यहाँ पे a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। और ये फॉर्मूला बन गया, अगर हम a कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला आ गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये y इक्वल टू आ जाएगा a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b वाला रूप आ गया। इसका मान होता है, अभी हमने बताया था कि फॉर्मूला है इसमें हम लिखेंगे साइन a प्लस b का फॉर्मूला ये, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ये आ गया। तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन है y बराबर आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये परिणामी तरंग का t समय पे विस्थापन y है, ये परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल A है, ये परिणामी तरंग का पहली तरंग के साथ कलांतर है, ओमेगा जो है परिणामी तरंग की कोणीय आवृत्ति है। अब जो है यहाँ पर a और थीटा के हम मान निकाल सकते हैं, तो a और थीटा के मान हम समीकरण नंबर 4 और 5 से निकालेंगे। तो निकालते हैं, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ये आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, सेम पहली और दूसरी तरंग के विस्थापन समीकरण जैसा, वो भी इसी पैटर्न पे था।
अब जो है उनका चीज कर लो। अब जो है इसमें एक समीकरण नंबर जो 4 है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इस कैपिटल ए और कैपिटल थीटा के मान निकालना चाह रहे हैं, इनके लिए सूत्र। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 एवं समीकरण नंबर 5 के वर्ग करके जोड़ दो। वर्ग करके जोड़ने पर तो इनको जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा इसका वर्ग धन, मैं कर रहा हूँ ये इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग। तो ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे a1 प्लस a2 cos फाई होल स्क्वायर प्लस इसका वर्ग a2 साइन फाई का स्क्वायर यानी a2 साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू यह आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की स्क्वायर करके ऐड कर दिया इनको, तो यह आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये पूरा आ गया इक्वल्स टू a2, ये आ जाएगा a स्क्वायर और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब जो है इसको जरा अलग से नोट करके रखें, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। ये a कॉस थीटा जो मैंने मिटाया अभी, ये बराबर क्या था a1 प्लस a2, ये भी कॉस फाई, और ये था a साइन थीटा, ये लिखा था हमने a2 साइन फाई को, इनको लिखा था हमने। a कॉस लिखा था a1 प्लस a2 कॉस फाई को, और a साइन थीटा लिखा था a2 साइन फाई को। समीकरण नंबर 3 था, ये समीकरण नंबर 4, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको भी। अच्छा यहाँ देखिए इसमें ये लिखा a1 स्क्वायर, ये हम देख रहे हैं a1 स्क्वायर प्लस, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इनमें a2 स्क्वायर कॉमन है, तो a2 स्क्वायर कॉमन लीजिए और यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और फिर प्लस ये अलग से लिखिए ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाई इक्वल टू आ गया a स्क्वायर, क्योंकि 1 हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है इसको और आगे हल कीजिए, और आगे हल करने पे यह आ गया हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई बराबर कैपिटल a स्क्वायर। तो हम इसको पहले कैपिटल a स्क्वायर लिख रहे हैं, कैपिटल a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, इस समीकरण नंबर 7 मान लीजिए इसको। ये क्या आ गया? परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग, इसका सूत्र आ गया। और एक थीटा हमने निकाला था, थीटा कैसे निकालेंगे? समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का भाग दीजिए, या 4 में 3 का भाग दीजिए। तो समीकरण नंबर 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर यह आ गया हमारे पास, इसमें इसका भाग दीजिए। तो दिस अपॉन दिस a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, दिस इज tan थीटा, tan थीटा इक्वल दिस अपॉन दिस a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट थीटा, दिस इज फाई, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये जो इस फॉर्मूले से हम इसको अगर हम समीकरण नंबर 8 डालते हैं तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा है परिणामी तरंग का पहली तरंग के साथ कलांतर, ये हम निकाल सकते हैं।
अब हमें चाहिए था व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब हमें ये देखना है तीव्रता का सूत्र क्या होगा, परिणामी तीव्रता का न्यूनतम तीव्रता। तो हम जानते हैं कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर तीव्रता आई है, आयाम ए है, तो इसका आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। माना परिणामी तरंग की तीव्रता आई है और परिणामी तरंग का आयाम ए है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर जो नियतांक आता है 1 आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में गमन करती हैं एक साथ, कला सम्मत तरंगें, तो उनके लिए जो परिणामी उनके जो तीव्रता का सूत्र होता है उन दोनों तरंगों के लिए, या परिणामी जो तरंग है उसके लिए तीव्रता का सूत्र होता है आई बराबर ए स्क्वायर, यानी तीव्रता बराबर आयाम का वर्ग। यहाँ पर नियतांक 1 आया था, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या आ गया, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो ये ए स्क्वायर का मान अगर हम यहाँ से रख दें, ये आ गया हमारा परिणामी तरंग की तीव्रता। अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग बनी थी, तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो आ गया आई बराबर ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर का मान हम यहाँ से रख देंगे। आई बराबर आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। अब यहाँ पर इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 9। हम यहाँ पर फाई की, क्योंकि आई का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे। A1 A2 ये पहली दूसरी तरंग के आयाम है, आयाम कांस्टेंट रहता है, तो इससे सीधा फाई पे डिपेंड कर रहा है। फाई माने प्रारंभिक कलांतर। तो ये प्रारंभिक कलांतर का मान अगर हम चेंज करते जाएं तो तब जो है ये तीव्रता भी चेंज होगी। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं तीव्रता का अधिकतम मान और न्यूनतम मान कब आएगा। तो पहले हम इसका अधिकतम मान निकालेंगे। तो अधिकतम तीव्रता का मतलब संपोषी व्यतिकरण के। अब इसमें कंडीशन है, केस। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं हम। पहला केस संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, इसमें जो है संपोषी व्यतिकरण में हम देख रहे थे कि वो ये ऐसे स्थान पर, अर्थात तीव्रता अधिकतम ऐसे स्थान पर थी जहाँ पर आयाम क्या था, अधिकतम था। आयाम अधिकतम वहाँ पर था जहाँ पर दोनों के श्रृंग एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। पॉज करो इसको, भी उधर किनारे हो गया, दोनों को पॉज करो। इसमें जो है फाई बराबर होना चाहिए 0 डिग्री 2 पाई। तो यहाँ पर फाई का मान 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन, जैसे एनवा मान हो जाएगा इसका 2n पाई। तो जब फाई का मान 2n पाई, एन भी वैल्यू रख रहे हैं हम, जहाँ n बराबर 0 1 2n सो ऑन है, तो ऐसी जगह पे संपोषी व्यतिकरण होता है। और ये आएगा फाई का ये मान यहाँ पर रखिए समीकरण नंबर 9 में। तब समीकरण 9 से जो तीव्रता का मान आएगा वो अधिकतम आएगा। ये आएगा आई मैक्सिमम। आई को हम आई मैक्सिमम लिख देंगे, क्योंकि जब ये कॉस जी इन मानों पे, फाई के इन मानों पे कॉस फाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब इसका मान अधिकतम। तो आई मैक्सिमम लिख देंगे इसको। ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, वहाँ पर कॉस फाई 1 हो जाएगा इन वैल्यू। और तब ये आ गया आई मैक्सिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ है, जैसे परिणामी तरंग का तीव्रता आ गई आई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहली तरंग की तीव्रता I1 है, तो उसका सूत्र हो जाएगा I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर। दूसरी तरंग की तीव्रता I2 इक्वल टू A2 स्क्वायर। तो इससे एक सूत्र आ गया कि A1 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट I1, A2 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट I2, और ऐसे ही कैपिटल ए को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट I। यहाँ से तो ये मान अगर हम यहाँ रख दें इन दोनों में,
तो यहाँ देखिए आई मैक्सिमम का एक फॉर्मूला और आ गया, आई मैक्सिमम बराबर ये वाला, इसी पे रख दें इसको। A1 के स्थान में क्या आ गया, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये अधिकतम तीव्रता के यहाँ पर दिख रहे हैं हम। अधिकतम तीव्रता का मान तब आ रहा है जब दोनों तीव्रताएं अलग अलग जोड़ ली है। तो अधिकतम तीव्रता का मान यहाँ पर जो है इन दोनों रूप में आया। इसमें जरा एक चीज़ है, इस फॉर्मूले को भी देखिए, इस वाले में अधिकतम तीव्रता का मान A1 स्क्वायर के हमने क्या रख दिया, I1, A2 स्क्वायर पर I2 और ऐसा। अधिकतम तीव्रता का मान यहाँ पर I1 प्लस I2 से अधिक आता है, यानी जहाँ पर अधिकतम तीव्रता होती है तो अधिकतम तीव्रता का मान अलग अलग तीव्रताओं के योगफल से अधिक आता है। और ये कितना आया एग्जैक्ट, ये आया इससे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, ये आ गया का होल स्क्वायर। इसी में जरा पथांतर देखिए, इसमें पथांतर क्या रहता है, यानी जिन संपोषी व्यतिकरण वहां पर होगा जहां पर कलांतर क्या होगा, 2n पाई। 2n पाई मतलब पाई का समगुणक होगा। जहां पर कलांतर वहां पर व्यतिकरण क्या आएगा, अधिकतम आएगा। जहां पर कलांतर पाई का समगुणक होता है, 2 से गुणा हो रहा है, वहां पर कलांतर, वहां पर व्यतिकरण हमेशा संपोषी होता है, अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। यहीं पे पथांतर भी देखिए इसके लिए, तो पथांतर का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कलांतर। तो संपोषी व्यतिकरण वाले स्थान में पथांतर कितना होना चाहिए, उसको निकाल लें हम। तो यहाँ पर पथांतर होना चाहिए, सॉरी, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई, कलांतर का माना जाएगा यहाँ पे 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आ गया n लैम्डा। तो संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर पथांतर का मान n लैम्डा होना चाहिए, जहां की n का मान क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड so on है। अर्थात संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर दोनों तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा का गुणज होना चाहिए। गुणज माने 1 गुना, 2 गुना, 0 गुना, ऐसे ही विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त यह है कि इसके लिए कलांतर का मान जो है ये होना चाहिए या तो पाई, कम से कम पाई। विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान पे तीव्रता क्या आएगी, न्यूनतम आएगी। तो तीव्रता का सूत्र हमने I बराबर निकाला था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो इसमें कॉस फाई जब न्यूनतम होगा तो I भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। कॉस फाई का न्यूनतम मान होता है -1। तो -1 मान कब आता है, जब फाई बराबर पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो एंड सो ऑन, एनवा मान 2n-1 पाई हो। जहाँ n बराबर हम क्या रखेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो फाई के इन मानों को अगर हम यहाँ रखें तो तब यहाँ पर तीव्रता, ये न्यूनतम तीव्रता हो जाएगी फाई के इस मान को, जैसे फाई का ये वाला मान 2n-1 पाई यहाँ पर रखेंगे तो ये cos 2n-1 पाई का मान हो जाएगा -1। फाई के किसी मान को यहाँ पर रखने पे cos पाई का मान -1 आएगा और ये तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो उसमें न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम मान रहे हम, इसका माना जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये cos पाई हो गया -1, तो आ गया -2A1 A2। तो I मिनिमम बराबर आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और अगर हम उस रूप में देखें अलग अलग तीव्रताओं के रूप में, तो I मिनिमम बराबर A1 स्क्वायर का मतलब होता है I1 पहली तरंग की तीव्रता, इसका मतलब होता है दूसरी तरंग की तीव्रता A2 के स्क्वायर का मतलब
और ये हो गया -2√I1I2। अभी हमने इसके मान लिखे थे ये वाले, I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू E2 स्क्वायर। इन मानों को यहाँ पर रखा इनमें। तो यह आ गया कि न्यूनतम तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योगफल से कम होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता होगी उसका मान अलग अलग तीव्रताओं के योगफल से कम आएगा। जहाँ पर अधिकतम तीव्रता थी वहाँ पर अधिकतम तीव्रता का मान अलग अलग तीव्रताओं के योगफल से अधिक आ रहा था। हमने सिद्ध किया था इसको I मिनिमम इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है इसमें। अब यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तो विनाशी व्यतिकरण में कलांतर का मान क्या होना चाहिए? n बराबर क्या था 1 2 3, यानी कलांतर का मान पाई का विषम गुणक होना चाहिए, यानी फाई बराबर क्या था पाई 3 पाई, ऐसा करते थे हम। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर था उसका मान पाई का विषम गुणज होना चाहिए। पथांतर कितना होना चाहिए? पथांतर के लिए लैम्डा अपॉन पाई, पथांतर का लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। तो यह आएगा पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर का मान 2n-1 इंटू पाई रख दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आएगा लैम्डा, और ये आ जाएगा n-12। ये 1/2 के अंदर आइए n-12। इसमें पाई पथांतर का मान जब ये हो जाएगा n बराबर, इसमें 1 2 3 रखें और पथांतर के मान निकालें, तो यह आएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। अगर इसमें n के मान 1 2 3 रखें तो हमको पथांतर के मान ये प्राप्त होते हैं। तो पथांतर का माने विनाशी व्यतिकरण ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर पथांतर λ/2 का विषम गुणज होगा। देखो λ/2 का 1 गुना, λ/2 का 3 गुना, λ/3 का λ/2 का 5 गुना। तो जहाँ पर पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है वहाँ पर हमेशा विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो विनाशी व्यतिकरण हो चाहे संपोषी व्यतिकरण हो, ये दोनों घटनाएं किस में होती हैं? व्यतिकरण में होती हैं। और व्यतिकरण का संबंध सीधा सीधा तीव्रता से है। तीव्रता मतलब कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा या उस पर आपतित ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि किस व्यतिकरण की घटना किस नियम की पुष्टि करती है? तो व्यतिकरण का संबंध क्योंकि तीव्रता से है, तीव्रता का संबंध ऊर्जा से है, तो व्यतिकरण जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इसके बाद हम आगे इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र पढ़ेंगे, उसको अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।